शुरू करें। नमस्कार, मैं संजीव चंदन, स्वागत है आपका इस त्रिकाल में। आज दिल्ली और पटना दोनों जगहों के सदनों में, दोनों ही राजधानियों के सदनों में गहमागहमी रही। आज से दिल्ली में संसद सत्र की शुरुआत हुई है और आज से ही पटना में चुनाव के बाद विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है। क्या क्या हुआ, खबरें आप तक हम सब जागरूक लोग हैं, बहुत देखते रहते हैं, रील देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, तो पता है क्या सब हुआ। लेकिन बिहार विधानसभा में मूलतः आज विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। ग्लिम्पसेज अलग अलग हैं। एक विधायक का के बारे में चर्चा की जा रही है कि वो अपना शपथ पढ़ नहीं पाई। ये समस्या उस विधायक की नहीं है, विभा देवी हैं, राजवल्लभ यादव, ये पहले राजद परिवार था, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग थे, इस बार इनकी शिफ्टिंग हो गई थी। इससे जुड़ी कई बातें हम लोग बात करेंगे। हम लोग कई बार कहते भी रहते हैं, यादवों को लेकर बहुत सारी आजकल चर्चा चल रही है, तो उस चर्चा से ये प्रसंग भी जाकर के थोड़ा बहुत जाकर जुड़ जाएगा, इस पर बात करेंगे। क्योंकि हम लोग आज बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष तो जोश में है, विपक्ष क्या अपना जो लय खो चुका है, क्या लय खो भी चुका है, ये सवाल है। और यदि खो चुका है तो कैसे पा पाएगा? क्या गायकों को नोटिस भेजकर या अलग अलग राह पर चलकर? क्योंकि जैसी जानकारी है, कांग्रेस अब अलग राह पे चलने का मन बना चुकी है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय जनता दल से अलग चलने का के अलग अलग प्रस्ताव भी आए। कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर हमने पहले भी बात की है और अब लगभग तय है कि जो अध्यक्ष हैं उन्हें चुनावी परिणाम का बलि का बकरा बनाया जाएगा। राजेश राम की विदाई लगभग तय है, डेट अब जब भी उसका हो जाए। लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद 14 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली है कांग्रेस की, तो उसके बाद शायद इनकी विदाई हो सकती है। तो क्या अलग अलग राह लेकर के तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार में विकल्प पैदा करेंगे या अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करेंगे? और ये जो राह खुल रही है बिहार से इंडिया गठबंधन को लेकर के, पहले भी इंडिया गठबंधन से अलग अलग दल अलग होते रहे हैं। दिल्ली के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने को अलग घोषित किया था। अब कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पे एकला चलो की बात होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। घोषणा अभी उस कायदे से हुई नहीं है, राज्य स्तर पे हो जाए यहाँ तो हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल जैसी सूचना है उसके हिसाब से एकला चल सकती है। तो क्या बिहार एक संदेश दे रहा है कि अब इंडिया गठबंधन अगले 2029 तक के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, और अगला एग्जिस्ट जब करेगा, यदि कोई गठबंधन बनता है तो जरूरी नहीं है कि उसका नाम इंडिया ही होने वाला है। तो इन सब पर हम बातचीत करेंगे कि विधायकों को नोटिस भेजना और भेज करके क्या राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव अपना लय पाएंगे, कि क्या राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करेंगे, क्या छवि निर्माण करने की परियोजना होगी उनकी अगले 5 साल में, और कांग्रेस क्या संगठन मजबूत करने जा रही है। चर्चा है कि बहुत दिनों से, सालों से अशोक चौधरी, जो आजकल जनता दल यू में है और बड़ा चर्चित भी है, मंत्री भी, तो अशोक चौधरी ने जो कांग्रेस का प्रदेश कमेटी बनाई थी, उसके बाद आज तक कोई प्रदेश कमेटी शायद नहीं बनी, ऐसी चर्चा है। अखिलेश सिंह वाला मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अखिलेश सिंह ने कोई प्रदेश कमेटी शायद नहीं बनाई थी। जिलाध्यक्ष थे, जिलाध्यक्षों पर हम लोगों ने बात की थी। तो एक लॉन्ग ड्यू है संगठन को लेकर के, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं रेगुलर, जो बिहार को और देश की राजनीति को जानते समझते हैं, सीमा जी, मनीष शर्मा, विनय ठाकुर, और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे शकीब। मनोरमा जी आज निजी कारणों से व्यस्त हैं, तो आज मुझे बात करनी है। आज बिहार विधानसभा में बहुत सारे और ग्लिम्पसेज हैं, कुछ कुछ खुशनुमा ग्लिम्पसेज हैं, जैसे रामकृपाल यादव का तेजस्वी यादव से गले मिलना, सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव से कोजी कोजी रिश्ते में मिलना,
और सबसे मजेदार है विजय सिन्हा के साथ कोजी कोजी ढंग से मिलना। ये एक ऐसा ग्लिम्स है जो कम से कम हम सबको भी, जो विश्लेषक भी होते हैं उनके लिए भी, जैसे हम और मनीष जी यदि आज बहस कर लें या सीमा जी और हमारी एक कोई बहस हो जाए तो मिलने पे गले जरूर मिले। मतलब वो क्या है, तपाक से गले मिले ऐसा नहीं कि उसको जो है ये तो ये जरूरी भी है। एक 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 सार्वजनिक स्पेस का और सदन की यही गरिमा है, सदन की यही खूबसूरती भी है। ये आपको लोकसभा में भी मिलेगा और विधानसभा में भी मिलेगा। इस पर बड़ा लंबा चौड़ा अभी एक वीडियो देख रहा था मैं राम कृपाल जी का, तो अपने रिश्तों की भी बात कर रहे थे लालू परिवार से, तेजस्वी जी से। इसके अलावा गरिमा की भी, रिश्तों की गरिमा की भी बात कर रहे थे सदन में खास करके। तो ये है। हालांकि हम लोग बहुत सारी चीजों में सब कुछ तलाशते ही रहते हैं, लैंग्वेज पे आजकल बहुत बात होती है। हम हमेशा वादा करेंगे कि अनुमानों पे कम बात करेंगे, जो घटनाएं घटती हैं उसके आधार पे ही हमारे विश्लेषण होंगे। जो घटनाएं ज्यादातर पब्लिक में आती हैं, कई तरीके से आती हैं। इतिहास लेखन में भी कई बार होता है, इतिहास रिटन भी होता है और ओरल भी होता है। तो ओरल तरीके से भी चीजें आती हैं, लेकिन उसमें अनुमान नहीं होता है, वो घटित घटनाएं अपने तरीके से लोगों तक पहुंचती हैं। तो खैर, आज की बातचीत का सबसे पहला सवाल लेकर के मैं चलता हूं विनय ठाकुर के पास। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी जी, पहले इसी पर बात कर लेते हैं फिर आते हैं बिहार पे, सब जुड़ा हुआ है मामला है। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में अब कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी हार का फ्रस्ट्रेशन ना निकाले, हमसे चाहे तो गुर ले ले, हम कुछ सीख देंगे, उसे बता देंगे और सदन को चलने दें। जबकि विपक्ष बहुत सारे जरूरी मुद्दे उठा रहा है, खास करके एसआईआर के दौरान जो आत्महत्याओं के की खबरें आ रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। तो उस पर, इसके अलावा और कई अन्य विषयों पर विपक्ष चाहता है वहां बात हो। दिनेश सर, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में बहुत बात होने जा रही है पटना में। ये जरूर है कि एक और सूचना है कि बिहार विधानसभा के अगले अध्यक्ष भाजपा की ओर से प्रेम कुमार होंगे, जो 8 बार से गया के विधायक हैं और लगभग तय था कि ये विधानसभा अध्यक्ष का पद भी वहां जाएगा। विनय सर, सबसे पहले दिल्ली पर टिप्पणी, उसके बाद आगे हम लोग बिहार पे बात करेंगे। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है ये अनापेक्षित नहीं है और ये उनके चरित्र के अनुरूप है कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी जो है वो 24/7 जो है इलेक्शन मोड में रहती है और उनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब तैयार होता है, ठीक है ना। और देखिए कि आज जो उनका स्टेटमेंट है और इसके पहले जो चुनाव के दौरान जो उनका स्टेटमेंट है, नतीजों के बाद ही इस तरह के बयान आने लग गए थे कि देखिए जो है विपक्ष के सांसद जो है हमारे पास आते हैं निजी तौर पर और जो है इस बात का रोना रोते हैं कि संसद को चलने नहीं देते हैं। और हम पहले बार के जो सांसद हैं वो कैसे अपनी पहचान बनाएंगे, क्या करेंगे, अगर संसद चलेगा ही नहीं तो उनकी आवाज कौन सुनेगा, है ना। और आज वो कह रहे हैं कि जो है संसद को चलने दिया जाए। और इसी तरह आप ओम बिरला का भी आप बयान देखिए। ओम बिरला जी भी कहते हैं कि आपको सदन में जनता ने चुन करके इसलिए नहीं भेजा है कि आप यहाँ नारेबाजी करें, आप क्या चाहते हैं कि सदन नहीं चले। तो आप देखिए कि वो मंच का पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ओम बिरला जी भी ये बात भूल जा रहे हैं कि, और बड़ी सफाई से ये कर रहे हैं कि उन पे कोई ये भी आरोप नहीं लगाए कि भाई आप स्पीकर हो करके आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। बकायदा वो अपना वो पूरा डिफेंस जिसको बोल टेक्निकल लीगल डिफेंस का है वो लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वो काम भाजपा का बकायदा कर रहे हैं। और वो अपनी तरफ से जो विपक्ष की जो हाई ग्राउंड है, मोरल ग्राउंड की, वो जनता के सवाल जब तक हल नहीं होगा तब तक संसद को चलने नहीं देंगे, या वो संसद का जो कैरेक्टर को जो कोर्स करेक्शन कराना चाहते हैं उसको वो पूरी तरह से डिस्क्रेडिट करते हैं। और इसी से मिलता जुलता नरेंद्र मोदी जी का भी बयान है कि भाई
ये एक ढंग से जैसे हम लोग बोलते हैं ना मजाक में कि राजा हार और गया और चौराहे पे टांग और दिया गया उसको। तो ऐसी है कि विपक्ष का एक तो मनोबल वैसे ही कम है और उनकी सारी लड़ाइयां बाहर आ रही है, और दूसरी तरफ जो है वो लगातार जो हमले करके और नए दरारें जो है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई। देखिए, चुनावों के दौरान विनय सर, जो राजनीतिक यथार्थ है उसके भीतर के जो गेम होते हैं, और जो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप चुनाव जीत करके और लोकतंत्र के जो सबसे बड़े मंदिर में वहां पहुंचते हैं, मंदिर शब्द को कोट एंड कोट कर देते हैं, या लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था में जब आप वहां पहुंचते हैं, तो आपकी बहुत सारी नैतिक जिम्मेवारियां होती हैं। जनता के जो सवाल हैं, इवन दिल्ली का जो प्रदूषण का सवाल है, बहुत संजीव जी, विपक्ष संजीव का जी, तो यही ये तरीका आप है, ये विपक्ष सही करेगा तो कर रहा है, उसको करना। अरुण जेटली का फेमस है वाक्य कि जो है, सदन से वॉकआउट भी वो लोकतंत्र का ही हिस्सा है, या हंगामा करना, ना चलने देना सदन, ये सब तो सदन की प्रक्रिया का ही हिस्सा है जनता की ओर से। नहीं, संजीव जी, टेक्निकली करेक्ट होना वो एक बात है। हम लोग भी कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं कि जो है कम्युनिकेट नहीं करना भी एक ढंग का कम्युनिकेशन। वैसे ही जैसे आपने कहा कि वॉकआउट भी एक ढंग से डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का हिस्सा है, वो भी पार्लियामेंट का करेक्टर को तय करता है, उसका कोर्स करेक्शन तय करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा वास्ता एक ऐसे सत्ताधारी दल से पड़ा है जिसकी इस बात में कोई आस्था नहीं है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है, और विपक्ष का मनोबल तोड़ना जो है, हर तरह से उनको पंगु करना जो है, कहीं से भी लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसमें लगता है वो विश्वास नहीं करते। अगर वो करते बिल्कुल। तो किसी भी तरह से येन केन प्रकार जो है, हर जगह से जो है एक ऐसी कोशिश है उनकी कि जो राष्ट्रीय जो पार्टी है उसका पूरा फुटप्रिंट वो खत्म कर दें, और जो रीजनल पार्टी है उनको जो फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो रीजनल पार्टी की जो मजबूरियां होती है कि केंद्र के साथ उनको सहयोग करना होता है, उसका वो पूरा पूरा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर, और इसके असर हमको दिख रहे हैं कि राज्य जो है अपनी लड़ाई करने के बावजूद जो है अंडरहैंड डीलिंग करता रहता है, चाहे वो कोई भी हो, वो टैक्स का पैसा देने की बात हो, नीट की बात हो, तमाम मुद्दों पर जो है तरह के लड़ते माहौल लड़ते एक बनता पॉइंट आता है जब जो है लोग जो है न्यूनतम सहयोग केंद्र से अपेक्षा करने की सूरत में सहयोग करने लगते हैं, जिसकी हमको जानकारी नहीं। तो जी। तो हमको सके। ये बात जो है विपक्ष को समझना चाहिए। देखिए, जब से ऑडियो विजुअल मीडिया आया है तो उसकी हालत ऐसी हो गई जिसको बोलते हैं ना परफॉर्मिंग आर्ट्स। जो जो मन आपको बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि आपको एक पर्दे के सामने लाके खड़ा कर देता है, और कि उसकी जो एक्टिंग है या उसका जो रोल है उसको लोग सराहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इस कोशिश में जो है आप देखिए कि उसका पूरा पूरा फायदा जो है सत्ताधारी दल इसका इस्तेमाल कर रहा है, और हर जो आम मतदाता जो है वो बारीकियों को नहीं समझता है, और जो जिसको बोलते हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ना जो है वो हर एक किसी का कौशल नहीं होता है, और इसका पूरा पूरा जी। फायदा जो है बीजेपी का प्रचार तंत्र उठा। संजीव जी। जी। सकेब, इस पे तो और आगे बात करेंगे कि राहुल जी और तेजस्वी जी का राह यदि अलग होता है तो उसका क्या और असर होगा, और क्यों दोनों पार्टियों के लिए क्या वो जरूरी भी है। ये सब तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सत्ता पक्ष का सब खुश खुश खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है कि वो उसमें एक फैक्टर ये था कि गृह मंत्रालय कहाँ जाता है। मैं अक्सर ये इस सवाल पर, गृह मंत्रालय चला गया भारतीय जनता पार्टी के पास, सम्राट चौधरी, और उसके बाद परसेप्शन वार भी चल रहा है बीजेपी की तरफ से। और दूसरा कि अब विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वह भी चला गया बीजेपी को। अब प्रेम कुमार लगभग निर्विरोध निर्वाचित होने वाले हैं। तो इससे ऐसा लगता क्या है कि नीतीश जी घिर गए,
एक सवाल, ये चलेगा, तमाम चैनल चला रहे होंगे, इसकी संभावनाएं भी है, लेकिन जरा इस पर भी गौर नहीं, करिएगा कि हम लोग अगर अगर प्रेम कुमार जी विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं या उनकी दावेदारी भी पेश की जाती है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि नीतीश कुमार जी की जो है मुस्के बांध दी गई है। एक जी संकेत मंगोलों से का समझते हैं। टैक्टिक्स में मुझे हाँ, क्या आप पूरा करें, किसका टैक्टिस? मैं बोल रहा हूँ माने कैसे बीजेपी इस्तेमाल करती है मंगोल का एक स्ट्रेटेजी का मुझे याद है कि कैसे आप अपनी बात भी रखते हैं और शत्रु को परास्त भी करते हैं। कहीं कहा गया कि भाई विपक्षी दल को बुलाया गया कि आप आइए, दावत में शामिल हुए वो होइए, और उन लोगों ने कहा कि जो है हमारे जान को खतरा है, तो उनको आश्वासन दिया गया कि आपके ऊपर कोई हथियार नहीं चलाया जाएगा, किसी तरह से आक्रमण नहीं किया जाएगा। और जब वो उस दावत में शामिल हुए तो क्या किया गया, उनका हाथ पैर बांध करके उनको जमीन पे डाल दिया गया, उनके ऊपर जो है पटरा डाल करके उन्हीं के ऊपर दावत की गई, और वो सारे वो तो बीजेपी के पास में हमेशा नई नई तकनीक है कि वो कैसे लेकिन जो है सर ये संसदीय। बिल्कुल हम संकेत से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल दूसरा है। मेरा मेरा ये सवाल है कि ये है एक अनुमान, और तथ्य सामने है कि सरकार चल रही है, नीतीश जी अब सरेंडर मानिए इसको या जैसे भी मानिए, लेकिन दूसरी तरफ जिन्हें सीमेंटेड फॉर्म में हम लोग समझते हैं कि वो लड़ाई लड़ने वाले हैं जनता की, उनकी राहें अलग होने वाली है। तो हम तो अनुमान लगाते रहते हैं, लेकिन घटित कुछ और हो रहा है। हम बीजेपी को कटघरे में घेरते हैं, लेकिन इधर की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके बिहेव को भी तो हम लोग सब सामने उसको कैसे देखते हैं? देखिए संजीव भाई, मेरा अपना ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अलग नहीं होंगे। इनका बहुत पुराना गठबंधन है, बहुत ऑर्गेनिक गठबंधन है। ये गठबंधन बना रहेगा, ये तो 2010 में भी हम लोगों ने देखा, और कांग्रेस ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस 2010 में भी नहीं किया था। पिछले बार जब यहां तक बात आ गई कि कांग्रेस की वजह से आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाई, यहां तक लोग ब्लेम गेम करने लगे, तब भी गठबंधन बना रहा, तब भी नेताओं की बयानबाजी एक दूसरी तरफ से हुई। अब देखिए, इधर सिर्फ मंगनीलाल मंडल के बयान को हम क्यों कोट करें कि मंगनीलाल मंडल कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से हार गया। अखिलेश सिंह ने भी तो कहा कि अल्लावरू और राजेश राम की वजह से हार गया। अखिलेश सिंह का बयान तो मंडल के प्रति इस तरह से आप बात नहीं कर सकते, वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। मैं वही कह रहा हूँ जी भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ एक मंगनीलाल मंडल जी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल किसी एक विधायक का मत है ये भाजपा, बल्कि तेजस्वी भी उनके अंदर आ जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी भी नहीं है। यदि कोई सीनियर लीडर है तो लालू जी हैं, उसके बाद मंगनीलाल मंडल है, तब तेजस्वी यादव आएंगे। मैं कह रहा हूँ अखिलेश सिंह ने भी तो राजेश राम और अल्लावरू पे सवाल उठाए कि उनकी वजह से हार हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन नहीं टूटेगा। न राहुल गांधी ऐसा चाहेंगे, न तेजस्वी चाहेंगे, और कम से कम लालू यादव और सोनिया गांधी फिलहाल जब तक वो दोनों हैं तब तक ऐसा नहीं चाहेंगे। हाँ, उन दोनों के बाद की क्या परिस्थिति होगी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल गठबंधन नहीं टूटेगा। दूसरा, नीतीश जी के प्रोस्पेक्टिव को देखते हैं। नीतीश जी अब मेरा यह मानना है कि सरेंडर्ड पोजीशन में है, लेकिन एक बात और है कि जब जब नीतीश जी की पॉलिटिकल ऑबिचुअरी लिखने के लिए लोग कोशिश करते हैं, वो रिवाइवल करके वापस आते हैं। इस चुनाव में भी आप देख लीजिए कि इस चुनाव के शुरू होने के जब से टिकट वितरण को लेकर के आप छोड़ दीजिए, उससे पहले हम लोगों का अपना असेसमेंट था कि नीतीश जी की पार्टी टूट जाएगी, और नीतीश जी की पार्टी हम लोग 2020 के चिराग मॉडल के बाद से टूटते हुए देख रहे हैं कि नीतीश जी की पार्टी टूट जाएगी, 43 विधायक हो गए हैं, नीतीश जी की पार्टी टूट जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन नीतीश जी फिर वापसी करते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर सत्ता भी पलटवा देते हैं। तमाम खेल 2020 में होते रहे, और अभी भी 2020 में भी इनका स्पीकर रहा, जबकि 2020 का पूरा टेन्योर तो विजय कुमार सिन्हा स्पीकर रहे और भाजपा का ही स्पीकर रहा। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो भी नंदकिशोर यादव स्पीकर बने। तो ऐसा नहीं है
के स्पीकर अगर प्रेम कुमार हो गए हैं तो आप निश्चित मानिए कि नीतीश की जदयू खत्म हो जाएगी। नीतीश जदयू के रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज है। नंबर गेम में अभी भी आप माइनस मांझी, चिराग पासवान और इनको छोड़ दीजिए, तो नंबर गेम में अभी भी आप महागठबंधन की तरफ से 10 विधायक, मतलब एमआईएम के 4, कांग्रेस के 6 और आरएलएम के 4 आप नीतीश जी के खाते में जोड़ सकते हैं, माइनस आरजेडी, माइनस तो लेफ्ट। इधर से जोड़ रहा है। उनकी आमद तो तब होगी जब एनडीए से लोग आएंगे, यानी उनका ट्रस्टेड अलाई यदि चिराग पासवान हो जाते हैं और हम चिराग संजीव भाई, अब चिराग को माइनस कर रहे हैं, हम नीतीश जी के साइड से चिराग को माइनस कर रहे हैं, मांझी जी को माइनस कर रहे हैं। नहीं, तब चिराग, मांझी और भाजपा तीनों एक तरफ रहे, उसके बाद भी जिस गणित की बात कर रहे हैं ना, वहां थोड़ा रुकिए एक सेकंड। उस गणित में नीतीश जी कमजोर हैं, जहां से आप लेके आ रहे हैं विधायक उनके यहाँ, तो वो नंबर 1 पार्टी जरूर बन जाते हैं, लेकिन वो ये सब मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में बड़ी मुश्किल से लोग जोड़ता है। 127 से भानुमति का कुनवा लोग जोड़ रहे हैं। 127 देखिए, तब बढ़ेगी सकेब जब एनडीए गठबंधन के लोग उनके प्रति लॉयल होंगे। अदरवाइज तो बीजेपी ताकतवर है ना, 19 उनका जोड़िए और 4 उनका जोड़िए, नंबर 1 पार्टी बीजेपी। एनडीए गठबंधन में आप भाजपा के अलावा और जदयू के अलावा 3 पार्टियों को रख रहे हैं ना, चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। मैं उपेंद्र कुशवाहा को तो नीतीश जी के लिए काउंट कर ही रहा हूं, मांझी और चिराग को मैं ऐसे भी छोड़ रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा के 4 और इधर आप महागठबंधन का जोड़ लीजिए। महागठबंधन का एक कितना होता है, 25 6 31, ओवैसी के 5 मिला दीजिए 37 और 3 लेफ्ट के 40 41, तो ये लोग हैं। और उधर आप जोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और आईपी गुप्ता और बसपा वाले को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएंगे उधर वो, और इधर आप जोड़ लीजिए 9 4 13 130 की संख्या पार कर रही है। मैं उसमें मांझी जी की और इनके 19 और चिराग पासवान के 19 उन्हीं के पाले में, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी के साथ आएंगे। कल उन्होंने पार्टी की स्टेट यूनिट भंग कर दिया है बाकायदा। जब लेटर वायरल हुआ मुझे यकीन नहीं हुआ, जो फजल इमाम मलिक जिनके हस्ताक्षर से लेटर वायरल हुआ था, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आपके हस्ताक्षर से लेटर हेड वायरल हो रहा है, क्या ये सही है, खबर सही है कि राज्य से लेकर के जिला तक की इकाई को भंग कर दिया गया है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के? उन्होंने कहा हाँ खबर सही है। तो ये बड़ा संकेत है कि पार्टी का मर्जर होने जा रहा है जनता दल यूनाइटेड में। अब अभी कल हो जाए, महीने भर बाद हो, खरमास के बाद हो, होली के बाद हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का मन बन चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में वापसी करेंगे, पार्टी मर्ज करेंगे, और निशांत का एडजस्टमेंट होने जा रहा है और मनीष वर्मा का एडजस्टमेंट होने जा रहा है। निशांत और मनीष वर्मा आने वाले मंत्रिमंडल, अगर जो 16 जनवरी के बाद का जो मंत्रिमंडल की रीशफलिंग होने वाली है, उसमें अगर मनीष वर्मा मंत्री पद की शपथ ले लें तो कोई हैरानी की बात नहीं होगा। हालांकि मनीष वर्मा अभी किसी हाउस के मेंबर नहीं है। चलिए, हमारा वादा था कि हम किसी भी अनुमान पर बात नहीं करेंगे, तो इस अनुमान को फिलहाल ड्रॉप करते हैं, ये सारा घटने देते हैं इसको। ये जो चीजें हो रही हैं, जो अनुमान है, मेरा सवाल ये है कि 2 चीजें हो चुकी हैं। एक तरफ ये हो गया, इसके पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के ही अध्यक्ष थे, कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहेवियर जो है अपने गठबंधन दलों के साथ ठीक नहीं होता, और वो दिखता भी है कई बार, और कई बार दिखता है कि बड़े लंबे दौर पे कई बार समझौते करते हुए भी, कम से कम बिहार में तो दिखाई पड़ता ही है, थोड़ा महाराष्ट्र से भी सूचनाएं आ रही। बिहार में पहले कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल की जिम्मेवारी का मामला आया, तब मंगनी लाल मंडल ने बात कही है, और सूचनाएं हैं वो ये कह रही हैं कि राह अलग ही नहीं होने वाली है, बल्कि तो चुनाव ये भी घटित होने का मामला है, लेकिन ये अनुमान कम है। जो मीटिंग हुई है, मीटिंग की चीजें जो बाहर आई उसके कारण वो घटित हो चुका है। जो अभी लोकल बॉडीज का चुनाव होने वाला है, उसमें सबकी राहें अलग होने वाली है। लोकल बॉडीज के चुनाव में बिहार में तो दलीय व्यवस्था है नहीं, वो तो नहीं। दलीय व्यवस्था के बावजूद आपको पता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियों का रोल होता है। हाँ, आप महाराष्ट्र के संदर्भ में मान सकते हैं,
जैसे महाराष्ट्र के संदर्भ में खबर चली ना कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव। बिहार में भी आपको पता है कि क्या भूमिका होती है पॉलिटिकल पार्टियों की। चलिए मनीष जी, राष्ट्रीय संदर्भ में भी और राज्य के संदर्भ में भी आपको क्या लगता है कि विपक्ष अपना लय कैसे पाएगा? ये लोग तो उत्साह में रहेंगे, चुनाव जीत करके आए हैं, उसके बाद का सदन संसद चल रहा है, उसके बाद की विधानसभा चल रही है, बाकी दृश्य वृश्य ऐसे ही होते हैं। विपक्ष को लय हासिल करना है और ये जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, सारी जिम्मेवारी यादवों को ठीक करने की उनकी अपने ऊपर ले रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो गायकों को चिट्ठी भेजे जाने का जो प्रसंग है, नोटिस दिया जाना, उसको कैसे देखते हैं मनीष जी? नहीं, एक बात तो हम लोग को समझना है कि बेसिकली देखिए, कांग्रेस के अंदर एक डिबेट चली गई है कि अगर आप देखेंगे वो राहुल गांधी का 2 महीने गायब होना, उसको अगर आप देखेंगे तो उसको थोड़ा काउंट करिए आप, उसका क्यों वजह है। उसका वजह है कि वो एक दक्षिण भारत से लेके आए थे प्रभारी, और वहां राजेश राम को बनाया था उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष। अब मान लीजिए वहां पे इन लोगों के दिमाग में था कि ये हमको अभी ये करना था कि भाई जब तक सरकार ना बन जाए तब तक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन घोषित नहीं करना है। ये एक स्ट्रेटेजी लेके आए थे वो, और इसीलिए पूरा अभियान चला था वो अल्लाह बरू के साथ और राजेश शर्मा के साथ, राजेश के साथ, और वो सारा राजेश राम के साथ आप देखिएगा। तो सवाल वहां है ना, जैसे वहां पे और राहुल गांधी 2 महीने क्यों गायब रहे? आप इसको देखिए ना, राहुल गांधी इसलिए गायब रहे कि पार्टी के अंदर ही उनका काम नहीं चला, पार्टी ही इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुई। ये क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव अड़े रहे, फिर सोनिया गांधी ने उनको बोला, भेजा, वो राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भेजा। 2 महीना गायब रहे तो मतलब क्या, वो घूमने गए थे क्या? नहीं, बिल्कुल घूमने नहीं गए। ये जो आरोप लगता है कि राहुल गांधी गायब हो गए, गायब क्यों हो गए? वो तो कांग्रेस पार्टी के अंदर का डिबेट था कि इस बार हम लोगों को अति पिछड़ा दलित समाज में जाना है, और अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पहले घोषित कर देंगे तो ये इशू खत्म हो जाएगा। तो वो तो इस इशू पे खड़े हुए थे ना लोग, इसीलिए भेजा था, प्रभारी भेजा था, हिंदी बेल्ट का नहीं भेजा था, दक्षिण भारत का प्रभारी भेजा था। मेरा ये कहना है कि इसको आप लोग समझिए, पहले ये फेल हो गया और इसलिए राहुल गांधी वहां से गायब हो गए। अब इस पे मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सही था कौन गलत था मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पे तो समझना होगा ना। अच्छा, वो मसला पूरा हल नहीं हुआ, उसमें हुआ ये कि अंततः राहुल गांधी गायब हो गए, 2 महीने गायब रहे, और फिर आए तो अनमने तरीके से आए, पूरा चुनाव अनमने तरीके से लड़ा गया। तो एक तरह से राहुल गांधी की ही बात सही साबित हुई, लेकिन ये है कि वहां माहौल ये बन गया कि कुल मिला के कांग्रेस ने ज्यादा सीट ले लिया, ये कर लिया। मेरा ये कहना है इसमें कि इसको समझना चाहिए। अब मुझको ये लग रहा है, मेरा अंतिम बात ये है कि हमको लगता है कि अब जो है ये अभी राजद की तरफ से किसी नेता ने बोला है कि कांग्रेस चाहे तो अलग हो जाए, लेकिन मुझको लगता है कि कांग्रेस के अंदर का डिबेट है ये, राजद का डिबेट नहीं है, कांग्रेस के अंदर का डिबेट है कि क्या किया जाए बिहार में क्या किया जाए, स्वतंत्र ढंग से बढ़ा जाए या राजद के साथ चला जाए। इस पे डिबेट अभी भी बना हुआ है, लेकिन राजद ने बोल दिया कि चाहे तो अलग हो जाए। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस वहां अब बिहार में अलग तरीके से बढ़ना चाहती है,
मतलब राजद माइनस बढ़ना चाहती है। अब इसमें देखना ये होगा कि क्या इसको कांग्रेस पार्टी के अंदर ओवरऑल सहमति बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन राहुल गांधी की दिशा यही है। राहुल गांधी जब राजेश राम को ले आए, जब अल्लावरू को ले आए, तो उसकी दिशा यही थी कि नहीं, मनीष जी, जो 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 सूचनाएं हैं उसको थोड़ा शेयर कर लें तो और आप फॉर्मुलेट कर पाइएगा। एक तो ये कि राहुल गांधी की जो यात्राएं होती हैं विदेश में, यहाँ अपने यहाँ स्त्री काल में भी सैम पित्रोदा ने बताया कि वो पहले से निर्धारित होती है, और उसकी वजह उन्होंने बहुत डिटेल में बताई कि उनको वीजा का पता नहीं क्या होता होगा, वो तो खैर डिप्लोमेटिक मामला है, वीजा होगा, मतलब उनकी तैयारियां, यूनिवर्सिटीज आदि इत्यादि उन्होंने बोला यहाँ है। तो वो उनका प्रोग्राम पहले से तय था, किसी निराशा या उससे था क्या, ये एक सवाल एक मेरा आपसे ये रहेगा। दूसरी सूचना आपको दे दूं कि राहुल गांधी ने इस बार, ये राहुल गांधी का मन नहीं है कि राजद से अलग हो जाए, क्योंकि जो सूचना आई वो ये कि जब विधायकों ने ये कहा कि राजद के कारण हम हारे हैं, तो उन्होंने कहा कि तो फ्रेंडली फाइट पे आप जीत क्यों नहीं गए। यानी उनका कहना था कि राजद के कारण आप नहीं हारे हैं। ये राहुल गांधी का पक्ष है। दो, नहीं, तीसरा अंतिम जी, एक क्या और ले लीजिए, तीसरी सूचना ले जी, लीजिए। कांग्रेस के भीतर कोई डिबेट की परंपरा अभी जीवित भी है, इसको मैं इसलिए तस्दीक नहीं करता क्योंकि खबर यह भी आई कि राहुल गांधी को यह भी नहीं पता था कि कितने विधायक जीत कर आए हैं, क्योंकि जब विधायक वहां 6 बैठे थे तो उन्होंने कहा कि विधायकों को बुलाइए, तो उनको कहा गया सर 6 जीते। ये 3 सूचनाएं। जी, अब बात करें। जी, मैं फिर इसी बात बोल रहा हूं, मैं इसी बोल रहा हूं। मेरा ये कहना है कि अगर उन्होंने वहां राजेश राम को अध्यक्ष बनाया, वहां अल्लावरू को लेके आए जो उत्तर प्रदेश या हिंदी क्षेत्र के नहीं थे, लेके आए, वहां उन लोगों ने कांग्रेस को अलग से स्थापित करने की भयंकर कोशिश की। ठीक है, ये बात समझिए आप पहले। अब मान लीजिए एक कांग्रेस की 2 दिशा थी, कांग्रेस के अंदर की 2 दिशा थी। राहुल गांधी की टीम की दिशा ये थी कि राजद क्या बोलते हैं इनको, ये राजद के नेता हैं जो तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं घोषित करना है, मान के चलना है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री रहेंगे, घोषित नहीं करना है। इस पे एक जबरदस्त मामला था भाई। और वो अब मामला ये है कि तेजस्वी यादव और राजद इस पे एकदम अड़ गई कि पहले आप घोषित करिए। मेरा बार बार ये मानना है कि ये मामला दूसरा है। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की चली नहीं, इसलिए सोनिया गांधी ने उनको भेजा, वो जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब को, उसको भेजा था। मेरा अभी भी मानना है ये कि तेजस्वी राहुल गांधी इसीलिए 2 महीने गायब रहे, उनको विदेश कोई मतलब नहीं था। राहुल गांधी इसलिए गायब हुए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही वो भयंकर अलगाव में गए, उनको उनके पूरे विचार को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस के अंदर ही रिजेक्ट हुए वो। मेरा अभी भी मानना है ये, मेरा ये मानना है कि आगे भी जी सूचनाओं का अपना अपना विश्लेषण, घटनाओं का अपना विश्लेषण। विदेश चले गए थे सीमा जी, और एक सवाल आपसे कि क्या जो ये तो हो गया कांग्रेस का मामला, सीमा जी लगता है कि चली गई हैं, दोबारा जुड़ेंगी, लेकिन विनय सर इसके यदि वो जुड़ जाती हैं तो उनसे ही सवाल लेंगे राष्ट्रीय जनता दल वाले प्रसंग में। लेकिन ये जो अपने दुर्बल कंधों पे, ऐसे मजबूत कंधा है उनका राष्ट्रीय जनता दल का, समीक्षा बैठक में मनीष जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर डिबेट चल रही है। मेरा मानना है कि कांग्रेस के भीतर कुछ भी नहीं चल रहा है। कांग्रेस के भीतर एक गेम चला कि जिम्मेवारी जो है, बस एक तो जिम्मेवारी होता है, अध्यक्ष लेते हैं, अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा लेकर के रखा हुआ था, दे दिया, खड़गे साहब को दिया, खड़गे साहब ने मना किया, उन्होंने कहा कि आप राहुल जी को दीजिए, राहुल जी ने कहा इसको बाद में देखेंगे, 14 तारीख के बाद वो हटेंगे। और अलग अलग खेमों ने अलग अलग जिम्मेवारियां देने की कोशिश और अलग अलग नेताओं को अभी भी बनाए रखने की कोशिश उन्होंने की। आएंगे मनीष जी आपकी ओर। तो ये एक तरफ कांग्रेस के भीतर डिबेट चलने लगे तब तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के भीतर क्या हो रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के भीतर तो उसकी और भी कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती, और ऐसा लगता है कि
यादवों के कारण हारे, गायकों के कारण हारे, ये सब लेम एक्सक्यूजेज में नेता और नेतृत्व तमाम लोग फंसे हुए हैं। जो नैरेटिव चला उसमें फंसे हुए हैं विनय सर। तब इसी पर सवाल पर सीमा जी, चूंकि उनका डिस्टर्ब हो गया था जी। सीमा जी शायद जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ लेकिन गई तब हैं, तक मैं बताता हूं कि जुड़ गई। आप बताएं, आप पहले पूछ आप लीजिए बताएं दोबारा उसके बाद। उनसे। नहीं, पहले आप बताएं उसके बाद सीमा जी की, तो मेरा क्योंकि ये सवाल कहना है आपने। कि तेजस्वी जी की जो शैली है, जो आपने कहा ना कि गायकों के ऊपर केस करना और जो तमाम चीजें जो है नोटिस उसको भेजा है जिम्मेवार उन्होंने। ठहराना, ये जो राजद के भीतर नेतृत्व को लेकर के कोई विवाद नहीं है, वो निर्विवाद है ना। और तेजस्वी यादव जो है वो भी उसी शैली में जो है राजनीति करना चाहते हैं जिस शैली में लालू जी करते हैं, है ना। तो इसीलिए उनकी बात का विरोध किया गया हो, उसके भीतर से उसकी संभावना कम दिखती है। और आप भले उनके जो कोर ग्रुप के जो सलाहकार हैं उनकी सलाह से ही वो चले, लेकिन एक बात ये है कि चल जो रही है वो सिर्फ तेजस्वी की ही चल रही है और किसी दूसरे की चल नहीं रही है। परिवार के भी सदस्यों में जिन लोगों ने भी कोई अलग लाइन ली है उनके हम लोग देख रहे हैं कि क्या हम लोग के सामने जो चीजें आ रही है। तो जो नेतृत्व का वो बचाने का जो बात है, जो जो कांग्रेस में है वही राजद में भी है। यहाँ भी अब इसी ढंग से वो चल रही है कि जो है ज्यादा जो यादवों ने जो है उल्टा पुल्टा गीत गाया या कुछ उद्दंडता की, उसकी वजह से बाकी लोगों में इसका रिएक्शन हुआ। ये सब जो है बहुत वायबल कारण नहीं है। असली बात ये है कि जो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, जो ग्राउंड पे जो इंफॉर्मेशन लेना है, वो प्रणाली कहीं नहीं जो है बाधित हुई है। और कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास में जो है ये घोषित कर देना कि जो है कि 14 आप तारीख यदि को राजवल्लभ रिजल्ट यादव आएगा, की, 8 को हम शपथ लेंगे, विनय सर, ये सारा आज अति उत्साह जो है। आज राजवल्लभ यादव की पत्नी वायरल हैं, विभा देवी, और कोई इशू, बड़ा इशू नहीं है वो कि नहीं पढ़ पाई। ठीक है, नहीं पढ़ पाई कई बार। इस देश में अभी भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनसे आप वोटिंग राइट और उनके चुने जाने का अधिकार नहीं छीन सकते। लेकिन जब वो राजद में थे तो वो क्रिमिनल थे, हिस्ट्री सीटर थे, वो परिवार हिस्ट्री सीटर परिवार था। और जब इधर आया है तो उसमें है क्या कि जब राजद में 52 विधायक यादवों को टिकट दिया जाएगा, जाने का जो सिलसिला है वो यदि कमजोर होता है तो फिर विपक्ष दे देगा। क्योंकि भाई बहुमत आधारित यदि लोकतंत्र है तो आप संख्या घटाएंगे इनकी तो वो बढ़ा देंगे। वो अभी 26 को दे रहे हैं, कल वो 35 को देंगे, 40 को देंगे। क्योंकि चुनाव जिता करके लाने का जो काम है वो बहुमत आधारित, जो जिसकी संख्या 14% कहीं नहीं है राज्य में, जितनी यादवों की संख्या यहाँ पर है। तो और वो दिख रहा है, जैसे जैसे आपकी संख्या घटती है उनकी संख्या बढ़ जाती है। विनय सर, नहीं, देखिए, ये तो तय है ही कि वो जो catch-22 सिचुएशन जो है ना, वो राजद के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जो है आप देखिए कि राजद जो है उसमें A to Z वाली पॉलिसी की तरफ जाने की कोशिश की, ये कोशिश की कि वो मात्र यादवों की पार्टी नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा की लगातार ये रही है कि वो किसी भी तरह जो है बिहार में एक ऐसा यादव नेतृत्व खड़ा कर पाए जो जो पूरा नहीं तो कम से कम जो यादवों के एक हिस्से का जो है सब्सटेंशियल हिस्से का नेतृत्व वो करता हो। और इसमें वो कोशिश लगातार कर रहे हैं, भले वो असफल हो, लेकिन उनकी कोशिश लगातार है। तो इसमें वो कोई ये नहीं है कि इनको इनको वोट दे ज्यादा वो दे दिया इस वजह से वो हार गए। ये सारे जो है वो किस ढंग से वो मतदाताओं को समझा पाते हैं, ये सबसे अहम बात। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे जरूरी बात जो है वो है विश्वास, कि अगला आदमी आपको विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो खास बात है। संजीव जी। जी बिल्कुल।
सीमा जी शायद जुड़ गई हैं, उनको जोड़ लीजिए। हाँ सीमा जी, ये जो गानों का सिलसिला चला, अब अगले राउंड में फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष आखिर हासिल कैसे करेगा, अपना लय हासिल करना बेहद जरूरी है। तभी आप 2 चुनाव है और आगे फिर 2029 के पहले बहुत सारे चुनाव होंगे, लेकिन इन चुनावों से ज्यादा जरूरी है सेंटर में कैसे आप आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये सब गानों का ट्रेंड हमें लगता है, मेरे पर्सनली मैं देख रहा हूँ, रिसर्च मैंने नहीं किया है और भी लोग हमारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, हरियाणा वरियाणा से चला। हरियाणा और पंजाब वगैरह में पहले वीडियो आने लगे थे 2020-21 के आसपास, अलग अलग जातियों के डॉन मूंछ बनाकर, ये बंदूकें लेकर, राइफल लेकर, और वो गाने बनाते थे। फिर धीरे धीरे यहाँ आया और यहाँ हमने चिराग जैसा दुल्हा चाहिए, यादव जी का लड़का, तो भूमिहार जी का लड़का, ये सब चला और पहले अपर कास्ट के गाने आए। तो ये गानों में एक्सक्यूज तलाशना और यादवों पे जिम्मेवारी डालना, क्या आपको लगता है, यही सवाल हम विनय जी से लिए तो वही आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल इस तरह से वापस आने वाले आएंगे? एक अब पहले दूसरा, तो एक सवाल मेरा और हाइपोथेसिस, कि यदि तेजस्वी यादव खुद नेता प्रतिपक्ष ना होकर के, ये मौका था उनके पास, यदि नेता प्रतिपक्ष किसी और को बनाते, एक आत्मविश्वास के साथ, नेता तो वही रहते, नेता प्रतिपक्ष बना देते तो कोई फर्क पड़ता क्या? सीमा, पहले तो आपका शेर पूरा कर दूं कि हाथ भी ना मिलाएगा कोई जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। तो नहीं नहीं, ये शेर मैं नहीं कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि गले भी मिलो तपाक से, हाथ भी मिलाओ तपाक से सदन में, वो नहीं, ज्यादा अच्छा है। अब हाँ जी, शहर खैर। का मिजाज बदल गया है संजीव जी, दिखाने के लिए कुछ है और असल में कुछ है। ये मुझे हार का ठीकरा आप गायकों और गानों पे फोड़ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और सिर्फ गाना सुन के ही वोट इधर से उधर नहीं जा रहा है, नहीं तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि दोनों तरफ से ही गाने बन रहे थे, यहाँ तक कि चिराग पासवान, मतलब पासवान जाति की तरफ से भी बहुत उस तरह के गाने थे, जिस तरह से यादों के लड़के सब जो, सबसे ज्यादा हाँ, बिहार और दबंगई वाले जो बिहार, गाने, बिल्कुल। जी, जो सो कॉल्ड दबंगई वाले जिसको गाने बोलते हैं कि यादवों का बहुत वायरल हो रहा था, तो पासवान जाति की तरफ से वैसे गाने हो रहे थे। पंजाब हरियाणा में कास्ट आइडेंटिटी पे बहुत गाने बने हैं, स्पेशली दलित तबके से बने थे, और बाद में दूसरी चीजें हुई। यूपी में भी बना, मतलब स्पेशली दलित तबकों का बहुत ऐसा गाना आया। तो अगर कहूँ कि सिर्फ ये दबंगई वाले गाने पे हुआ है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वही एक बात है। लेकिन हाँ, करेक्शन हर लेवल पे होनी चाहिए। अगर उससे भी कोई गलत मैसेज जाता है और कोई वर्ग अगर उसको लगता है कि सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको लगता है कि थ्रेटनिंग है, तो मुझे लगता है करेक्शन हर तरफ से होनी चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उससे सुधार होता है तो। हमें मतलब अंदर से सुधार करनी चाहिए, और ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर कम सीट्स आई थी सीमा जी, तेजस्वी या गानों की आरजेडी हालत को, ये रही है, जी, जैसे आपकी स्मृतियां कमजोर हो, आपकी नहीं, मतलब नेताओं की कह रहा हूं, गानों की हालत ये जी, रहे, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, पूरे दिल्ली में चिपकाया गया, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और यदि आज जगन्नाथ मिश्रा विपक्ष में होते तो अजीब मिश्र, तू तो बड़ा बड़ा ठंडा भी चलता, मिसिर जी तू तो बड़ा बड़ा ठंडा, एक गाना चलता है, तो वो गाना भी चल रहा होता। ये गानों के आधार पे यदि पॉलिटिकल पार्टियां, ये उनको कैसे रोक करके आप राजनीति करेंगे? जी वही सीमा जी तो आगे मैं जाए। बोल रही हूँ कि अगर अगर यही रीजन की, मतलब आप हर जाति से आ रहा था। मैंने तो बहुत सारे पासवान युवकों के भी ऐसे गाने सुने हैं। भूमिहार का आप खुद बता रहे हैं, तो पवन सिंह के गाने आप सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं से भी ये आएंगे मैसेज सर, जाता है, अब मेरा आखिरी टर्न वो है सर। पॉइंट है, जी जी। अगर ये मैसेज किसी भी वर्ग को जा रहा है कि उस गानों की बात लोग कर रहे हैं, तो अब तो उसमें अगर करेक्शन होता है तो कोई बुराई नहीं है। मेरा बस वो पॉइंट है। प्रधानमंत्री भी जब आए थे चुनावी रैली में, तो वो यही बोल रहे थे ना, रील बना और पैसे दो। क्या पता वो बीजेपी से पैसे लेके ही बना रहे हो गाने, कुछ भी, मतलब आप बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी।
किसी भी नतीजे पे आप पहुंच सकते हैं। पूरे जाति को अगर आप बदनाम करना चाहते हैं तो 10,000 लेके जब बोल रहे हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है मैं आपको भी 50,000 मिलेगा तो आप अपना टिकट बेच देंगे, तो उसी तरह अगर किसी गरीब यादव लड़के को ही 50,000 देके ऐसे गाने बनवाए जाते हैं तो क्यों नहीं बनाएगा वो बात है। कोई थोड़ी मतलब इससे हार और जीत निर्धारित हो रही है, ये सोचना किसी तो बहुत मुझे थोड़ा नहीं सीमा लगता कि जी, सही है। कई जी बार उनको पता भी नहीं होगा कि वो किस लिए उनसे गाना बनवाया जा रहा है, बिल्कुल, जिस ढंग वही से काम किया जाता है। पॉइंट जी, तो वही बात मैं सामने ला रही हूँ कि पैसा किसके पास है वो गाने बनवाने के लिए। आरजेडी तो नहीं बनवा रहा है ना। लेकिन अगर चलो अगर लगता है लोग बहुत बार बार, क्योंकि ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे दिखाया गया कि ऐसे गाने बन रहे हैं, ऐसे बिहार ऐसा हो जाएगा अगर आरजेडी आ जाएगी सत्ता में तो, और एक तरीके से बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। तो चलो अगर तेजस्वी ने उसको एड्रेस किया तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। अगर नहीं करते तो वही बात लोग कह रहे होते कि तेजस्वी को चाहिए कि वो उस पर बात करे। तो दोनों ही तरफ से दोधारी तलवार है, आप ये करेंगे तो भी सुनेंगे, नहीं करेंगे तो वो भी सुनेंगे। चलिए, पिछले जी, इस बार लोकसभा में कांग्रेस या विपक्ष मजबूत स्थिति में है पिछले बार के मुकाबले, क्योंकि पिछले 2 बार से कोई विपक्ष का नेता भी नहीं था। इस बार हमारे लोकसभा में विपक्ष का नेता है, और जब विपक्ष का नेता नहीं था तो पहले अधीर रंजन चौधरी और बाद में खड़गे साहब सदन में नेता बने थे। तो इसी तरीके से जब तेजस्वी बहुत कम सीट्स लेके आए थे, और अच्छा होता पार्टी तो उन्हीं के पास है, किसी और को विपक्ष वो सदन का नेता बनवा सकते थे। आपकी बात बिल्कुल सही है, एक अलग मैसेज जाता, थोड़े दिन दूर रह के उस तरीके से सत्ता से वो और बाकी चीजें सुधार का पार्टी के अंदर काम कर सकते थे, और एक अलग मैसेज भी दे सकते थे कि आरजेडी सिर्फ यादवों की पार्टी नहीं है, जीतने पे सिर्फ तेजस्वी या लालू परिवार के लोग ही नहीं सत्ता में आएंगे। तो वहां पे मुझे लगता है वो भी एक उनका कोर्स करेक्शन होता, वो भी एक सही दिशा में होता। अगर नहीं है तो फिर वो ठीक है, दूसरी बात है। हमने जितना कोशिश हो सके, बिना जी, परिवार के ऐसे चलते नहीं है। जितना कोशिश हो के अब पर माँ वही है माँ ना, माँ बैठ करके मंत्री आरजेडी भी। से आरजेडी से सिर्फ एक परिवार से सिर्फ तेजस्वी यादव ही सदन में है। लेकिन वही आप कुशवाहा फैमिली को देख लीजिए, मांझी फैमिली को देख लीजिए, 3-3 4-4 मेंबर सदन में है वही उनके। मैं कहने जा लेकिन रहा था परिवारवाद इसी। का भी, जी परिवारवाद या जातिवाद सारा ठीकरा फोड़ना होगा तो आप आरजेडी को लोग चुनते हैं। अ, तो बिल्कुल। यही है, यहाँ तक कि चुनाव भी ये है, सिर्फ लेकिन तेजस्वी लड़ गए थे। जी ये सबकी जिम्मेवारी भी है और सबकी मजबूरी भी है। अब माँ बैठ के विधायक होंगी, अब बेटा जो है मंत्री पद का शपथ लेता है, पिता भी मतलब अहो अहो भाव वाला मामला होता है। तो एक सदन जी में बेटा प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, दूसरे सदन में माँ प्रतिपक्ष की नेता होती हैं। मैं राबड़ी जी की बात कर रहा हूँ। तो ये सब दृश्य थोड़ा जी लोकतंत्र में जितना जल्दी गायब हो जाए उतना अच्छा है। प्रियंका गांधी का मेडन बिल्कुल। भाषण सुनने के लिए माँ बेटा दोनों आ जाएं, मतलब तीनों एक परिवार के दिखाई पड़ते, ये सब दृश्य जितनी जल्दी गायब हो अच्छा है। लेकिन फिलहाल तो हमारे लोकतंत्र का यथार्थ है, वो चलेगा अभी लेकिन शकेल अभी में। के विधानसभा में आप मांझी परिवार और कुशवाहा परिवार के लोग जिस तरीके से आए हैं उस पर क्या बोलेंगे आप? माँ विधान एमएलए हैं, उस बेटा मैंने मंत्री मैंने हो गए हैं, मैंने बहन दोनों पक्षों कुशवाहा की के बात, हैं। बिल्कुल मैंने दोनों पक्षों की जी, बात कर दी शकेल। लेकिन जब आप सवाल उठाना होता है तो गांधी परिवार और यादव परिवार पे उठते हैं। ये उठेंगे, नहीं क्यों उठने चाहिए, उन पर भी उठेंगे और इन हम्म, पर भी उठेंगे, मैं तो बिल्कुल सब वही तो, वही उठ तो तो इतने एक गए। पक्षी है ना। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी सरकार में सत्ता में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जितने भी कोर मिनिस्ट्रीज हैं सारे पावर आपके सम्राट चौधरी के पास हैं। फिर विधानसभा का भी संचालन अब बीजेपी के पास है। तो यही है कि अब देखिए नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। उनके पास ऐसा कुछ रह नहीं गया, ना उम्र है ना उतनी अब जिस तरह से वो अपने ऊर्जा उनकी है। जो काम करने का तरीका है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाएंगे या उनको कहीं लेके जाया जाएगा। लेकिन हाँ, बीजेपी पूरी मजबूती के साथ सरकार में आ चुकी है, तो बिहार की जनता को बधाई है।
बिल्कुल। एक बात बेहद महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने, लेकिन अब इस पर नहीं जाएंगे। मैं सकेब आप आगे अपनी टिप्पणी करिएगा और बताइएगा कि कैसे आपको लगता है बिहार में विपक्ष का रिवाइवल होगा या स्वतः हो जाएगा। इस पर आप जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन महेश जी एक बात कह रहे हैं कि राजद की एक कमी है अच्छा क्रिकेट खेलते हुए दिखने के बावजूद मैच या खेल हार जाना। इमोशन पर काबू रखते हुए अच्छा फिनिशर बनना चाहिए, धरातल का प्रबंधन भी कमजोर है। तो इस पर अभी आज और अब बात नहीं करेंगे, ये सब हम लोग कर चुके हैं। सकेब कैसे लगता है आपको बिहार में विपक्ष की वापसी में कैसे होगी? आपके पास कोई ब्लूप्रिंट समझ में आता है? उस दिशा में ये लोग काम करते हैं? विपक्ष की वापसी अब मेरे हिसाब से फ्लोर से ज्यादा सड़क पर दिखनी चाहिए। फ्लोर पर अब आपकी वापसी नहीं होगी। एक दो लाइन पहले मैं जोड़ दूं, जैसे भी सीमा दी ने कहा कि पंजाब से कास्ट आइडेंटिटी पे गाने बनने शुरू हुए, दलित आइडेंटिटी पे जो गाने बनते थे वो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके मोरल वैल्यूज को लेकर के बनते थे। उसमें कहीं कोई राइफल, कट्टा, ऑडी और थार की नुमाइश नहीं होती थी। उसके बाद इधर जो गाने बनने शुरू हुए, मतलब जिसमें कास्ट आइडेंटिटी को भी सामने रखा गया, उसमें राइफल, कट्टा, थार, ऑडी ये जो है ये एक उसको एक प्रतीक बनाया गया, उसको एक सिंबोलिज्म के तौर पे पेश किया गया। और दूसरी तरफ वो भी हरियाणा पंजाब में हुआ, बिल्कुल पूर्वी मैं वही नहीं, पंजाब से लेकर फिर वो उसमें पंजाब और हरियाणा में पैसों का प्रदर्शन किया गया, बड़ी गाड़ियों पे। लेकिन दलित आइडेंटिटी पर जो गाने बने, जैसे अब वो हम अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब के अनुयायी, बहुत सारे ऐसे गाने बने, उसमें इसके अलावा भी बहुत जाति पे गाने हैं जो मैं लाइन नहीं बता पाऊंगी यहाँ पे। लेकिन पैसे का बहुत प्रदर्शन किया गया उसमें भी। पैसे का प्रदर्शन हुआ, बिल्कुल पैसे का प्रदर्शन हुआ। सोने की चेन और वो अंगूठियां, थार, ऑडी, ये तमाम चीजें हैं। और उसके बाद फिर उसको यहाँ लेकर के आए। और अभी आप जो एक बात कह रही थी कि बहुत संभावना इस बात की है कि यादव लड़कों को पैसे देकर के उनसे उस तरह के गाने बनवाए गए हों, ये इसमें कोई शक नहीं है। जब पैसे देकर के मस्जिद में सुअर का मांस मुसलमानों से सुअर का मांस, गाय का मांस मंदिर में फेंकवाया जा सकता है, तो यादव लड़कों को पैसे देकर के गाने भी बनवाए जा सकते हैं यादवों को विलेनाइज करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह संजीव भाई कि अब देखिए विपक्ष को सड़क पर दिखना पड़ेगा। एयर कंडीशन से तेजस्वी को, विपक्ष को सड़क पर दिखना पड़ेगा। अगर उनको यह लगता है कि जनता ने उनको वोट दिया है, 1 करोड़ से ज्यादा वोट जनता के अभी भी उनके पास है, 1 करोड़ 15 लाख मैं कह रहा हूं तेजस्वी को मिले, 50 लाख के करीब जो है कांग्रेस का वोट है, लेफ्ट का भी वोट हम मिला लेंगे, तो लगभग 1.25 करोड़ वोट जो है जनता का अगर इनको मिला है, तो उस 1.25 करोड़ जनता की नुमाइंदगी आपको सड़क पर करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात तो आप मान करके चलिए कि सत्ता के पास इतना नंबर है कि अब सत्ता निरंकुश होकर के काम करेगी। अभी आप देख लीजिए 10 दिनों में ये बुलडोजर एक्शन जो आपको चल रहा है, ये अतिक्रमण के नाम पर जहां बुलडोजर चल रहा है, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, कहां नहीं बुलडोजर चल रहा है। और जो यूट्यूबर हैं, पटना वाले जो यूट्यूबर हैं, उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं, सम्राट इन एक्शन, सम्राट मोड में बुलडोजर, योगी मॉडल। सम्राट खुद नहीं कह रहे कि हम योगी मॉडल चलाएंगे, सम्राट कह रहे हैं कि नीतीश जी का मॉडल चलेगा, सुशासन का मॉडल चलेगा। और ये यूट्यूबर सब जो हैं, जिनको भाजपा ने 50 लाख 1 करोड़ रुपया दिया हुआ है, वो बड़ा बड़ा थंबनेल लगा रहे हैं कि योगी मॉडल चल रहा है, फलाना मॉडल चल रहा है, तो ये चलेगा। और आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर, 10 दिन में 45 हत्याएं, 10 दिन में 45 हत्याएं मामूली नहीं है। हम लोग तो, जी दीदी कुछ बोल रही हैं आप? नहीं साकिब, मैं याद दिला रही थी कि प्रधानमंत्री ने भी अपने चुनावी सभा में ये छर्रे और ये की गाने की बात की थी ना, तो आखिर बीजेपी चीज को लेके आ रही थी। जी हाँ बिल्कुल, उनकी पूरी चुनावी सभा कट्टा, दुनाली, सिक्सर, छर्रा इसी पे रही है। और वो उसको यादव जाति के साथ जोड़ के, तो मुझे कोई शक नहीं है कि गाने भी उनके द्वारा प्रायोजित हों, तो मुझे उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल देखिए, हालांकि राजद की तरफ से 1-2 गाने और बनाए गए, वो और बड़े अच्छे भी लगते हैं वो सुनने में। एक वो क्या नाम है उसका, खुशी कक्कर करके एक लड़की है, उसने गाना बहुत अच्छी धुन में उसने गाया है, भोजपुरी अंदाज में, लालटेनवा बटन दबाई दी है ना, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता भी हूँ उसको, बड़ा प्यारा गाया है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, पार्टी के गाने हैं।
तो ये और उसको कास्ट आइडेंटिटी को ला करके सामने और उसके बाद उसकी नुमाइश करना और उसको एक दबंग छवि के तौर पर प्रस्तुत करना। आप देखिए ना, दबदबा है, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, वो गाना देखिए, सोने का चेन और थार और ऑडी सब लेकर के घूम रहे हैं, कौन लोग हैं वो लोग, और वो क्या बोलते हैं, मार गोली छर्रा में और धुआं उड़ा देंगे, इस तरह के गाने सब जो कास्ट आइडेंटिटी पे सवर्ण अपर कास्ट हेजिमनी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए गाने नहीं बने क्या? खूब बने हैं गाने, लेकिन बहुत उसकी कुछ है चर्चा नहीं हो रही। लेकिन यदि चूंकि देखिए संजीव भाई, मेरा अपना ये मानना है कि सफलता के 100 बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। तो फिलहाल यही बात है तेजस्वी के साथ में। तेजस्वी चुनाव जीत जाते तो अभी उन पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा होता, उनके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते। अभी मेरा अपना मत ये है कि हम आलोचना के साथ साथ, निश्चित रूप से लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तेजस्वी भी आलोचना से परे नहीं है, राहुल गांधी भी आलोचना से परे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बतौर नागरिक हमारे पास दूसरा कोई विकल्प इस देश में नहीं है कि अगर हमको डेमोक्रेसी को जो थोड़ा बहुत उसकी मोरल वैल्यूज बची रह गई हैं, हमको इन्हीं लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, सीधी सी बात। जो उम्मीद है हम लोगों को उसी की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल सीमा जी, बहुत छोटी टिप्पणियां, 55 मिनट हो चुका है, छोटी टिप्पणी करिएगा। कैसे नहीं, बिल्कुल वही है, बीजेपी के लिए यही है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो वो जीतते जा रहे हैं, तो फिर वो लग रहा है कि पता नहीं वो कौन सी जड़ी बूटी लेके घूम रहे हैं। तो वही तेजस्वी और कांग्रेस पे जिस तरह से वोट चोरी मुद्दा लोगों को कहा गया कि बिहार में चला नहीं, गलत मुद्दा था, फिर ममता बनर्जी इतना क्यों चिल्ला रही हैं वहां पे बंगाल में एसआईआर को लेके, वो काफी ये है कि नहीं होना चाहिए। तो जहां तक राजीव वोट चोरी का मुद्दा ही था, तो आप सामने तथ्य ला सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन आप फैसला तो नहीं सुना सकते। आप जाएंगे चुनाव आयोग के पास, आप जाएंगे कोर्ट के पास, अगर दोनों संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हैं तो फिर आप मुद्दा कहाँ जाएगा। और अगर बिल्कुल ये कोई मुद्दा जी, तो क्या मनीष जी, ये सारा मामला कंप्रोमाइज्ड संस्थाओं का ही है या संभावनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं कि विपक्ष असर्ट कर पाएगा, या सब रिगिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी? मनीष जी, टिप्पणी के बाद सबसे पहले अपना स्वेट शर्ट कुरियर कर दीजिएगा, हमको एड्रेस भेज देंगे आपको। संजीव भाई, एक बात समझिए आप कि हिंदी बेल्ट में अगर कांग्रेस जो सामाजिक न्याय का सवाल उठा रही है, अगर उसको जमीनी स्तर पे नहीं उतारेगी तो यही बड़ा संकट है बिहार में, यूपी में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। जो सामाजिक न्याय का सवाल उठा रहे हैं वो बहुत ऊपरी मसला बन जा रहा है, उसका उस समाज से कोई रिश्ता नहीं बन रहा है, कांग्रेस का खास करके मैं बोल रहा हूँ। तो क्या वो लॉन्ग टर्म में परजीवी संगठन ही बना रहेगा, ये सवाल है बहुत बड़ा। अगर कांग्रेस इसको जमीनी स्तर पर लागू नहीं करेगी तो तेजस्वी यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ और लोगों के साथ रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल सकता है, संभव ही नहीं है। ये समझना है। जैसे अभी क्या है मनीष सर, एक बात बताइए, क्या आपको कहां से दिखाई पड़ता है कि शुरुआत होगी? क्या सेंटर में काबिज होने पर ही इन राज्यों में शुरुआत हो पाएगी, या कहीं राज्यों से आपको लगता है कि आप सेंटर की तरफ बढ़ सके? नहीं, मैं तो यूपी बिहार की बात करता हूँ, कि क्या कांग्रेस वास्तविक धरातल पे जो अति पिछड़ा दलित की बात कर रही है, क्या उसको लेकर के उसके पास सैद्धांतिक धरातल पे ही नहीं, क्या व्यवहारिक धरातल पे कोई कार्यक्रम है क्या? मैं तो इस पे सवाल कर रहा हूं ना। अगर ये सवाल नहीं हल होगा, सैद्धांतिक धरातल का व्यवहारिक धरातल के साथ रिश्ता नहीं बनेगा, तो क्यों राजद रहेगी उनके साथ? राजद को रहना ही नुकसानदायक है। क्यों रहेंगे अखिलेश यादव, कब तक रहेंगे? ये तो संभव है ना। मतलब आप अगर परजीवी बने रहेंगे तो कैसे चलेगा भाई? आप इसको समझिए ना। मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं। हिंदी बेल्ट में क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे आप चलेंगे। आप कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा की बात, जैसे बिहार में चुनाव था,
और चुनाव से जस्ट पहले, एकदम ठीक पहले, वो जनता में गया नहीं। अति पिछड़ा के लिए आप 10 कार्यक्रम ले आए, मान लीजिए 2 मिनट समझ में आ गया। अभी उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव है, अभी क्यों नहीं ले आ रहे हैं आप भाई अति पिछड़ा को लेकर के 10 प्रोग्राम? आ रहा है, क्यों नहीं, आ रहा है, क्यों नहीं ला रहे? आ रहा है, शुरुआत हो चुकी है। कहाँ आ रहा है? आएगा, एक शुरुआत हो चुकी है। अनिल जय हिंद कहाँ के आ रहा है? और आएगा नहीं संजीव भाई, कहाँ आ रहा है? आएगा, सो कर रहा हूं, अभी तो टाइम है ना, शुरुआत अरे हो चुकी वो है। तो फिर चुनाव के समय आएगा। हाँ, मेरा ये कहना है कि क्या आपके पास कोई उस समाज, जो आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं अभी, तथाकथित सोकाल, आपकी छवि तो उसके खिलाफ थी। कांग्रेस की छवि सामाजिक न्याय को लेकर के उसके खिलाफ थी। आप जिस समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उसका कोई सामाजिक वो नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय को लेकर के बहुत सीरियस हैं, तो सामाजिक न्याय को सीरियस क्या चुनाव में होंगे केवल? अभी उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव है, अभी क्या कांग्रेस यहाँ पे कोई नया प्रोग्राम लेके आ रही है क्या? तुरंत नहीं आ रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे कि क्या ये सब क्या, मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस के अंदर डिबेट है, राहुल गांधी बहुत अलगाव में है। मैंने ऐसे नहीं बोला आपको कि बिहार से जो गए हैं वो घूमने के लिए नहीं गए, गलत आरोप है। वो एक प्लान करके गए थे कि हमको वहां ये सब लागू करना है और राजद के नेता को हमको घोषित नहीं करना है पहले, ये प्लान करके गए थे। वो हो सकता है गलत सही हो सकता है, वो नहीं कर पाए वहां पे। जी, तो विनय सर, ये तो जो हुआ सो हुआ, आगे वही सवाल बन रहा है। और उसमें मेरा एक सवाल ये भी कि बात कहाँ से बनेगी? पहले सेंटर पे वो पुराना दौर था कि चंद्रगुप्त पीछे से रोटी, ये किनारे की रोटी खाओ फिर सेंटर पे जाओ, तब मगध अलग था। अब तो सत्ता जो है सेंटर का पावर है। क्या लगता है आपको, तैयारी किसकी करनी चाहिए? वहां से सेंट्रली आप यदि एम्पावर्ड होंगे तो राज्यों में भी हो जाएंगे, या आने वाले चुनावों में आपको कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, ये बताइए। क्योंकि लय की कुंजी राज्यों में है या सेंटर में है वापसी की? नहीं, सेंटर से शुरुआत तो उनको राज्य से ही करनी पड़ेगी। कांग्रेस की का जो प्रभाव जो हुआ है, वो तो हिंदी पट्टी में जो वो पटकनी खाए हैं, और उन्होंने जो जमीन छोड़ी है, जो उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक भूल की है, और उसके बाद उस जमीन, वो जो जमीन दूसरों के पास गई है, तो वहीं से उनको शुरुआत करनी पड़ेगी। और जो है उनको ये दिखा, अपना जो नेटवर्क है वो नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। जो इमेज की, जिस इमेज की बात की मनीष ने कि वो इमेज जो कांग्रेस की, जो बहुसंख्यक लोगों की पैरोकार होने की बजाय जो है उनकी सहानुभूति को अपनी राजनीतिक पूंजी बनाने की है, उस इमेज को बदलने की बात है। और कांग्रेस का स्ट्रक्चर बदलने की बात है, उसके लोग बदलने की बात है। वहीं से शुरुआत हो। शुरुआत तो आपको राज्य से ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि केंद्र में आप माने सब राज्यों में 10-10 सीट लेके केंद्र में आप थोड़ी शक्तिशाली हैं तो उससे राज्यों में आपको फायदा होगा, ऐसा नहीं होगा। खास करके जब तक भाजपा केंद्र में राजनीति कर रही है, वो आपको कोई भी सहूलियत जो है, कोई मुरव्वत आपके साथ नहीं करे। तो आपको जनता के बीच से जाकर के ही ताकत हासिल करनी जी। तो जो अब हुआ सो हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। सोलो ले लीजिएगा। जो हुआ सो हुआ, महेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस हरियाणा से टैलेंट हंट का अभियान शुरू किया है प्रवक्ता या मीडिया के लिए। भाई इसी को लेकर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। कांग्रेस भी एनजीओ की तरह, कांग्रेस एनजीओ की तरह जब तक फंक्शन करेगी, आपको अपने प्रवक्ताओं के भीतर से लीडरशिप, आपका अपने कार्यकर्ताओं के भीतर से लीडरशिप और प्रवक्ता भी तय करने होते हैं। ये टैलेंट हंट क्या होता है, यही संकट है। और इस प्रोग्राम को लेकर, ये टैलेंट हंट वाले को लेकर कांग्रेस के जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो कांग्रेस के भीतर, मनीष जी की थ्योरी है कि वो राहुल गांधी को अलग थलग किया जा रहा है। हमारा कहना है कि राहुल गांधी एक उदासीन नेता है। जब तक आपको इन्वॉल्व होके काम नहीं करेंगे तब तक मुश्किलें होंगी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रसंग में
आप गायकों के लिए पुनर्समीक्षा कर रहे हैं, गायकों को आप नोटिस दे रहे हैं, अपने लिए भी पुनर्समीक्षा करिए। हम सब ने स्त्री काल के कई कार्यक्रमों में भी पर्सनली व्हाट्सएप पे निर्णायक लोगों को भी हम लोगों ने कुछ मैसेजेस भेजे, ये भी कहा कि आपकी जो पूरी तैयारी है गायक में, इवन जो एआई की भी जो तैयारी थी, जो वीडियो जारी हो रहे थे दोनों पक्षों में, उसमें एनडीए का पलड़ा भारी था, जंगल राज नैरेटिव को वो कायदे से ले जा पा रहे थे। आपके पास जो व्यवस्था थी उसके बड़े संकट थे। कई बड़े नेताओं को भी भेजे हमने। एक बड़े नेताओं ने जिनका एक बड़े नेता जिनका तेजस्वी पर बड़ा प्रभाव है, उन्होंने बहुत ही इस चुनाव में थोड़ा कम एक्टिव थे, उन्होंने कहा एक कैजुअल सा जवाब हमें भेजा। तो पूरा चुनाव कैजुअली आप लड़ेंगे, उसके बाद यदि आप किसी एक जाति को या गायकों को या इस तरह के एक्सक्यूजेस में फंसेंगे, और कांग्रेस के भीतर भी यदि आप अभी भी पावर टसल के भीतर ही समीक्षा करेंगे तो मुश्किलें पैदा होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष उत्साह में है। मिलते हैं कल रात में 8 बजे। नमस्कार।